बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमीशन के थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं रिगार्डिंग सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएसटी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ईएसटी एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी या एफजीईआई में जितने भी पोस्ट आती हैं एजुकेशन के रेलेवेंट्स, तो उनमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे अहम कंपोनेंट है सिलेबस का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली है क्या और कंसेप्चुअल वे से उसको डिटेल से स्टडी करते हैं और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली है क्या, इसके डोमेन्स वगैरह क्या क्या है। तो सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हाउ मैनी डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बेसिकली 3 डोमेन्स होती हैं, याद रखिएगा। ये देखा जाए कि ये जो 3 डोमेन्स हैं उस डोमेन में कौन कौन सी जो है वो डोमेन शामिल है। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। याद रखिएगा, जब भी लफ्ज कॉग्निटिव आ जाए सो इट मींस इट इज रेलेवेंट टू द थिंकिंग प्रोसेस, इट इज रेलेवेंट टू द मेंटल अप्रोच। तो जब भी कॉग्निटिव आ जाए इट मींस मेंटल, इट मींस द थिंकिंग प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पे शेप में भी बताया गया है, तो सबसे पहला डोमेन दैट इज द कॉग्निटिव डोमेन। इट इज रेलेवेंट टू the thinking process, it is relevant to the cognition process। तो जब भी बात आए कि cognition की, it is relevant to mental process or the thinking process। सेकेंड नंबर पे हमारे पास that is affective domain। affective domain का ताल्लुक याद रखिएगा ये values से है respected student। Values mean aesthetic values, what is good, what is bad, honesty, simplicity। सो जो वैल्यूज़ हैं, जो अक़दार हैं, उसका ताल्लुक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कौन सी डोमेन के साथ है? उसका ताल्लुक अफेक्टिव डोमेन के साथ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। और अफेक्टिव डोमेन जो कि सेकंड डोमेन है, इसी वजह से इसको हार्ट भी जहाँ पे शो कराया गया है, ये सिंबलिज्म है कि ये वैल्यूज़ यानी अक़दार को ये रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन। सो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को ये शो करती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। फिजिकल एक्टिविटीज या मोटर स्किल्स या मोटर एक्टिविटीज को ये डोमेन शो करती है। जैसा कि यहाँ पर रनिंग और जंपिंग की बात हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कि लर्निंग टू डू बाय लर्निंग, अपने हाथों से कोई काम करके दिखाना। सो ओवरऑल 3 डोमेन हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और उन 3 डोमेन्स को ओवरऑल अगर कंसेप्चुअल वे से ये भी देखा जाए तो अमूमन मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ट्रिपल एच की फॉर्म में इसको याद रखिएगा जी। सो ट्रिपल एच की फॉर्म में इसको याद रखिएगा जी। सो हाउ इज इट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिपल एच? द फर्स्ट इज द हेड, इट मीन्स द कॉग्निटिव डोमेन। इसका मतलब क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कॉग्निटिव डोमेन है बेटा ये। सो दिस इज कॉग्निटिव डोमेन। सेकेंड वन इज इट इज रेलेवेंट टू द हार्ट, क्योंकि ये वैल्यूज की बात करता है बेटा जी। हार्ट मीन्स यहां हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की बेटा जी, अफेक्टिव डोमेन। एंड द थर्ड वन इज लर्निंग टू डू बी लर्निंग। ट्रिपल एच थर्ड जो है हमारे पास दैट इज हैंड। इसका मतलब क्या है बेटा? साइकोमोटर डोमेन। सो इट मीन्स साइकोमोटर डोमेन। ये हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। तो ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई गई थी और इसी तरह से उसी के रेलेवेंट असेसमेंट भी होनी चाहिए। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो 3 डोमेन हैं उसको हम ट्रिपल एच से भी याद कर सकते हैं। ट्रिपल एच, फर्स्ट एच स्टैंड्स फॉर हेड। इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव, द मेंटल अप्रोच, द थिंकिंग अप्रोच। दूसरा मेरे पास बेटा दैट इज हार्ट, इट मीन्स द फीलिंग्स, द इमोशंस। ठीक है, ये फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। थर्ड वन इज हैंड। इसका मतलब है प्रैक्टिकल कोई चीज़ परफॉर्म करना, अपने हाथों से कोई काम करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जैसा कि प्लेइंग करना, जैसा कि प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना। सो दैट इज़ द साइकोमोटर डोमेन। ये हैंड से रेलेवेंट है। तो ट्रिपल एच से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो रिगार्डिंग द 3 डोमेन्स ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी डोमेन्स हैं, कितनी डोमेन्स हैं और किस तरह से उनको अरेंज किया गया है, मैंने कंसेप्चुअल वे से भी आपको बता दिया है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रेलेवेंट है लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका लोएस्ट लेवल कौन सा है? दैट इज
नॉलेज बेस, या उसको बेटा हम रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम रट्टा बेस भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिमेंबरिंग बेटा। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम में है वो मोस्टली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके भी तकरीबन पहले 3 जो लेवल हैं वही अप्लाई हो रहे हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन में टोटल कितने सब डोमेन है, वो 6 सब डोमेन है, याद रखिएगा जी। कॉग्निटिव डोमेन की 6 सब डोमेन है। द फर्स्ट वन इज द नॉलेज, सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड वन इज एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज एनालिसिस एंड नेक्स्ट synthesis, and the last one is evaluation. First, second, third, fourth, fifth and sixth one. अब इसका जो लोएस्ट लेवल है, सबसे निचला दर्जा है लर्निंग के हवाले से भी, दैट इज नॉलेज बेस्ड, या उसको रिमेंबरिंग भी नाम देते हैं, याद रखिएगा। इसको नॉलेज भी कहते हैं, रिमेंबरिंग भी कहते हैं, तो इसको आप रिमेंबरिंग भी कह सकते हो। अब रिमेंबरिंग से क्या मुराद है बेटा? रिमेंबरिंग मीन फैक्चुअल बेस्ड, रट्टा बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान कब कायम हुआ, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, रट्टा बेस्ड है, 1947। सो ये प्योर नॉलेज बेस्ड है। इसी तरह से कि हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो उसका प्योर जो जवाब है रट्टा बेस्ड है, साथ एक ही जवाब हो सकता है। सो इनको हम नाम देते हैं कि यहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग हो रही है। सो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन दैट इज जो हमारे पास है वो नॉलेज बेस्ड है, जिसको हम रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी बात आए व्हाट इज नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है जी। व्हाट इज फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या है जी? पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड हुआ, बना, कब बना, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्योर नॉलेज बेस्ड हैं, ये प्योर रिमेंबरिंग बेस्ड हैं। इसीलिए लोएस्ट लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन में बेटा कौन सा है वो, दैट इज नॉलेज बेस्ड है, याद रखिएगा। अब नॉलेज बेस से थोड़ा सा हम हाई जाते हैं, वहाँ पे क्या आ जाता है, कंप्रीहेंशन आ जाता है। कंप्रीहेंशन में थोड़ा सा लर्निंग लेवल बढ़ जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्रीहेंशन का दूसरा नाम जो है बेटा वो अंडरस्टैंडिंग भी है, याद रखिएगा। कंप्रीहेंशन को बेटा अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं बेटा। कंप्रीहेंशन इज आल्सो कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, लाइक प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? जब एक पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से सवालों के जवाब तलाश करने होते हैं, तो कंप्रीहेंशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, या जिसको हम कंप्रीहेंशन लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। अब नॉलेज से थोड़ा अप हो गया लेवल लर्निंग का। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल है। एप्लीकेशन लेवल मीन कि जो कुछ आपने नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई भी करो। सो एप्लीकेशन लेवल है ये। इट मीन्स कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एजुकेशन के रेलिवेंट कोई टर्म, कोई रूल, कोई लॉ पढ़ा हुआ है तो उसको अप्लाई भी कर सकते हो। सो दैट इज़ एप्लीकेशन लेवल, जिसको हम एप्लीकेशन लेवल कह सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन द पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू द पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, याद रखिएगा बेटा। एनालिसिस मीन, उसकी सिंपल एग्जांपल ये है, जैसा हमारे पास कोई एक ब्लड सैंपल आता है तो उसमें जब टेस्ट किया जाता है तो एक एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है। इसमें क्रेटिनिन इतना है, इसमें सीबीसी इतनी है, इसमें प्लेटलेट्स इतने हैं, इसमें यूरिक एसिड इतना है। सो एक पूरी एक लिस्ट आ जाती है। तो आप किसी चीज़ को जब ब्रेक डाउन करते हो ना उसके पार्ट्स में, सब पार्ट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस के बाद सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब है कि खुद से चीज़ों को बना लेना, मतलब है कि कोई टॉपिक आपको दिया जाए, खुद से ही आप चीज़ें क्रिएट कर दो। कोई एक टॉपिक दिया जाए, कोई ऐसे बना के रख, एप्लीकेशन बना के दो, लेटर बना के दो, पैराग्राफ बना के दो, सेंटेंसेस बना के दो, अपनी तरफ से सिंथेसिस इसे नाम देंगे। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। और याद रखिएगा इवैल्यूएशन हमेशा जजमेंटल होती है बेटा। इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। इवैल्यूएशन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। जब बात करते हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तो ये जो पूरा हमारा जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है उसमें इवैल्यूएशन एट द पीक लेवल होता है। टेस्ट जो है बेटा वो लोएस्ट लेवल है। टेस्ट के बाद क्या है, दैट्स मेजरमेंट। उसके बाद क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट के बाद जो है दैट इज हायर लेवल, वो हमारे पास इवैल्यूएशन है। और इवैल्यूएशन जो है ये कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट
लेवल है। तो कॉग्निटिव डोमेन के टोटल कितने सब डोमेन है? 6 सब डोमेन है। मेन टू से जो थिंकिंग या मेंटल प्रोसेस है। अब सेम इज द केस अफेक्टिव डोमेन क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कॉग्निटिव डोमेन तो क्लियर हो गया कि लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, बस रट्टा बेस्ड है ये। अफेक्टिव डोमेन में क्या है? जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसा कि लर्नर एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स दैट आर रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या है? वो फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है बेटा ये फीलिंग्स या इमोशंस का नाम है बेटा ये फीलिंग्स और इमोशन का नाम है। अब जब इसके सब डोमेन को देखते हैं, इसके सब डोमेन हमारे पास सबसे पहला है दैट इज रिसीविंग, दूसरा है रेस्पॉन्डिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग, फिफ्थ वन इज कैरेक्टराइजिंग। मैं किसी के अंदर कोई अच्छी सिफत देखता हूँ कि ऑनेस्टी की सिफत है या सच्चाई की सिफत है, तो सबसे पहले मैं रिसीव करूंगा कि मुझे उसका बिहेवियर किस तरह नजर आ रहा है जी। जस्ट रिसीव करना है, देखना किसी चीज़ को, परखना किसी चीज़ को। उसके बाद रिस्पॉन्ड करना, वाकई वो बंदा ठीक कह रहा है, वो सच बोल रहा है, ठीक है, वैल्यूज़ ठीक हैं ये, और उसके बाद है कि इमोशंस ठीक हैं। तो अटेंटिवली किसी चीज़ को लिसन करना, दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड भी उसने करना शुरू कर दिया। उसके बाद वैल्यूइंग है, कोई बंदा सच बोल रहा है, हमेशा सच बोलता है, कोई बंदा सादगी अडॉप्ट करता है, कोई बंदा दूसरों की मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? फीलिंग इमोशंस का नाम है। तो पहले आपने देख लिया, फिर आपने उसको अहमियत देना शुरू कर दिया, रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि आपने उसकी उस सिफत को थोड़ा सा अटेंटिवली देखना शुरू कर दिया। उसके बाद वैल्यूइंग, वाकई वो बंदा ठीक जो है ह्यूमैनिटेरियन बेस पे काम कर रहा है। अब्दुल सारदी साहब भाई अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड किया, अभी कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे थे भाई। उसके बाद वैल्यूइंग, वाकई भाई एक अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोट होना चाहिए। और उस वैल्यूइंग को क्या है बेटा? आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो जी, तरतीब देना शुरू करते हो जी। अच्छा, इट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है यहाँ तक बढ़ चुका है। इट मीन्स रिसीविंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद करैक्टराइजेशन, वही जो सिफात है वो मेरे अंदर भी आ जाए। तो ये क्या है? वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हैं जो कि शुरू में मैंने किसी के अंदर देखी, उसको बगौर देखा, उसको वैल्यू करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, फिर मेरे ही किरदार में वो ढल जाएगा। हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा के इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो इसमें क्या है? वो करैक्टराइजेशन बन जाती है, वो उस किसी के किरदार का वो हिस्सा बन जाता है। सो दैट इज, ये हमारे पास किसकी है? अफेक्टिव डोमेन। और इसके टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? 5 कैटेगरीज हैं टोटल, सब डोमेन है। लोएस्ट क्या? रिसीविंग। हाईएस्ट क्या है? करैक्टराइजेशन है ये। एंड द थर्ड वन इज दैट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मीन द मूवमेंट की बात करते हैं बेटा जी, ठीक है। लर्नर्स एबिलिटी टू यूज द मोटर स्किल्स। अब मोटर स्किल जो है बेटा 2 तरह की होती हैं जी, ये तो फाइन मोटर स्किल्स या तो ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मीन द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स लाइक द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, मूवमेंट ऑफ हैंड, इनको हम नाम देते हैं फाइन मोटर स्किल्स का नाम देते हैं जी, ठीक है। अब बच्चों में ये कैसे डेवलप हो सकते हैं? जब बच्चा पेंटिंग करता है, जब बच्चा ड्राइंग करता है, जब बच्चा राइटिंग करता है, जब वो रेस से खेलते हैं, जब वो कैचिंग करते हैं, जब वो थ्रो करते हैं, ठीक है। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में आता है बेटा। ये तो हो गया फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, जिसमें मैंने कहा कि हाथों की उंगली की हरकत है बेटा। और लार्ज जो मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको नाम देते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें रनिंग, जिसमें वॉकिंग, जिसमें एक्सरसाइज, जिसमें प्ले, ये सारे का सारा आ जाता है। तो मोटर स्किल्स मीन द मूवमेंट स्किल्स, वो किस में आएंगी बेटा? वो साइकोमोटर डोमेन में आएंगी। और इसकी सब डोमेन टोटल कितनी है? द फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स, अडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन है जी। मतलब ये कि कोई भी चीज़ है, आप किसी चीज़ को सबसे पहले परसेप्शन लेते हो, आइडिया लेते हो, भाई वो फिलहाल खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है जी। दूसरा, आप सेट, उसके अंदर वो जो सेट पैटर्न्स हैं आप बना लेते हो, बाकी वो इस तरह से खेल रहा है। फिर गाइडेड रेस्पॉन्स है जी, आपको कहा जाए भाई मोटरसाइकिल चलाना है जी, ये गाड़ी चलाना है, तो सबसे पहले परसेप्शन देखते हो कि अच्छा गाड़ी है, चलाना कैसे जाता है। फिर आप सेट मतलब अपने जहन से खाका बनाते हो जी। फिर गाइडेड रेस्पॉन्स है, कोई भी लर्नर है ना, उसको पहले गाइड किया जाता है, तो डायरेक्टली नहीं है ना, गाड़ी चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, या कोई भी चीज़ जैसे मोटर स्किल्स है, तो वो गाइडेड रेस्पॉन्स कहलाता है जी। मतलब किसी की हेल्प से, जैसे स्काफोल्डिंग टेक्निक बाद में थी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म वो बन जाता है, मतलब क्या है, वो हैबिचुअल बन जाता है, उसको मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना आराम से वो समझ आ जाती है जी। वो मैकेनिज्म बन गया। उसके बाद क्या है? कम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स है, वो ना सिर्फ गाड़ी चला सकता है बल्कि वो वन व्हीलिंग भी कर सकता है। मतलब उसका जो इतनी हद तक वो बुरा असर कर चुका है उस एक्टिविटी के ऊपर, उसको डिफरेंट वे से भी कर सकता है। उसके बाद एडाप्टेशन है, फिर तो वो अडॉप्ट कर लेगा, अपनी गाड़ी नहीं दूसरों की गाड़ी भी चला सकता है, ठीक है। और उसके बाद है ओरिजिनेशन, अभी गाड़ी चला भी नहीं सकता, वो ठीक भी कर सकता है, दूसरों को भी सिखा सकता है। सो दैट इज द ओरिजिनेशन लेवल। और अफेक्ट जो साइकोमोटर डोमेन का बेटा लोएस्ट लेवल है दैट इज परसेप्शन, एंड द हाईएस्ट लेवल दैट इज ओरिजिनेशन है बेटा वो।
तो ये ओवरऑल तीन जो डोमेन थी उनके सब डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, यहाँ पे टोटल 6 सब डोमेन, यहाँ पे 5 सब डोमेन और यहाँ पे बेटा टोटल 7 सब डोमेन हैं साइकोमोटर डोमेन के। रेस्ट देखते हैं कि रिगार्डिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बाद में रिवाइज किया गया था और वो रिवाइज क्या किया गया था, जस्ट नाउन से वर्ब चेंज किया गया था रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। वो भी कौन सा डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन बेटा, वो 2001 में बेटा रिवाइज किए गए थे। एक्चुअली जो कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी इट वाज प्रेजेंटेड इन 1956, 1956 में ये जो प्रेजेंट की गई थी। अब इसमें बेटा क्या है कि जो 1956 में थी बेटा उसमें सबसे लोएस्ट लेवल नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये कॉग्निटिव डोमेन को बेटा रिवाइज किया गया था, याद रखिएगा बेटा। ये कॉग्निटिव डोमेन को बेटा रिवाइज किया गया था, याद रखिएगा जी। कॉग्निटिव डोमेन में इन द मेंटल प्रोसेस बेटा, तो कॉग्निटिव डोमेन को बेटा रिवाइज किया गया था। सिंपल क्या था भाई, नाउन से चेंज किया गया वर्ब में। कैसे, यहाँ पे नॉलेज है उसकी बजाय क्या किया गया बेटा, रिमेंबर किया गया। यहाँ कंप्रीहेंशन है उसकी बजाय अंडरस्टैंड किया गया, मतलब नाउन से बेटा वर्ब में। एप्लीकेशन में बेटा अप्लाई, एनालिसिस से एनालाइज। अब थोड़ी सी चेंजिंग की गई है बस। यहाँ पे सिंथेसिस सेकंड लास्ट है, मतलब क्रिएशन, वहाँ पे क्रिएशन को लास्ट पे लिया गया। इवैल्यूएशन सबसे आखिर में है, यहाँ पे इवैल्यूएशन को सेकंड लास्ट पे लेके आया गया है और क्रिएशन को सबसे आखिर में लाया गया है। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो रिवीजन की गई थी फ्रॉम नाउन टू द वर्ब, और इसमें लास्ट 2 जो लेवल्स हैं वो भी कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज किए गए थे बेटा, नॉट अफेक्टिव डोमेन, नॉट साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया था। और वो भी कौन से, लास्ट 2 बेटा उसकी जो सब डोमेन है उनको रिवाइज किया गया था। अब एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं LOT इन एजुकेशन एंड दैट इज लो ऑर्डर थिंकिंग। सो LOT लो ऑर्डर थिंकिंग एंड HOT द हाई ऑर्डर थिंकिंग बेटा, लो ऑर्डर थिंकिंग बेटा। दूसरा हमारे पास है हाई ऑर्डर थिंकिंग बेटा, दैट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। जैसा कि यहां से एरो का निशान है, जितना हम नीचे आएंगे लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये लोएस्ट लेवल है, और जितना ही हम बेटा अप चले जाएंगे, आखिरी लेवल तक चले जाएंगे, फिर हम हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स द हाई ऑर्डर थिंकिंग। इट मीन्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो सबसे लोएस्ट लेवल हैं, जो पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे, वो लॉट्स में शामिल होते हैं। लॉट्स मीन द लो ऑर्डर थिंकिंग। और जितना हम अपर जाएंगे, 5वें, 6वें, 7वें नंबर पे जाएंगे, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग मीन टू से क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसा यहाँ पे बताया गया है कि नीचे दैट्स लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग, मतलब है कि नॉलेज जितना हम ऊपर जाएंगे इट मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो इसको जब रिवाइज किया गया 2001 में रिवाइज किया गया था, जस्ट ये कि नाउन से बेटा वर्ब में उसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रेलेवेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी एज वेल। हु डेवलप्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, किसने डेवलप किया था, दैट इज बेंजामिन ब्लूम साहब ने डेवलप किया था। इन विच ईयर वाज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फर्स्ट पब्लिश्ड, 1956 में बेटा। जैसे पहले बताया, व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और वो भी फर्स्ट लेवल किसमें, कॉग्निटिव डोमेन में बेटा, दैट इज रिमेंबरिंग। या अगर नॉलेज आ जाए तो फिर भी ठीक है, या रिमेंबर आ जाए तो फिर भी ठीक है बेटा। रिमेंबर या रिमेंबरिंग या नॉलेज एक ही बात है। और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बेटा कॉग्निटिव डोमेन था बेटा, कॉग्निटिव डोमेन बेटा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की वर्ड फॉर रिमेंबरिंग लेवल। जब भी बेटा रिमेंबरिंग लेवल आएगा उसमें आएगा डिफाइन। व्हाट इज हमारे पास वर्ब, डिफाइन photosynthesis, define respiration, define cellular respiration, define homeostasis, define biochemistry, define electrolysis, define force, define first law of motion। ठीक है, तो ये जो define what is lowest order लो ऑर्डर थिंकिंग है बेटा, और ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे बेटा, प्योर रिमेंबरिंग में आएंगे या रट्टा बेस्ड आएंगे बेटा, जिसमें लोएस्ट बेटा लर्निंग हो रही होती है। अगले सवाल बेटा हमारे पास हैं
regarding Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is mainly used in educational objectives में बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफाई किया गया ऑब्जेक्टिव्स को 3 बेसिक डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। सो इट इज बेसिकली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से ही रेलेवेंट है बेटा। उसके बाद हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में कितने थे बेटा? 6 लेवल थे जी, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल थे और साइकोमोटर डोमेन में 7 लेवल हैं बेटा। सो 6, 5, 7। विच डोमेन डस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्राइमरली एड्रेस? जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे काम हो रहा है वो कॉग्निटिव डोमेन पे काम हो रहा है, और कॉग्निटिव डोमेन के भी पहले 3 लेवल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है, मोस्टली नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ही चल रहे हैं इन आवर करंट एजुकेशन सिस्टम बेटा। इट नीड्स टू बी रिफाइंड। विच टैक्सोनॉमी लेवल इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग द फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स? तो रिकॉलिंग फैक्ट्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि आज़म ने 14 पॉइंट्स कब दिए थे, ठीक है। इसी तरह से यौम तकबीर कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जी, ठीक है। एक ही जिसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, एक ही आंसर उसका हो सकता है। सो फैक्ट्स को याद रखना, बेसिक कंसेप्ट्स को याद रखना बेटा, वो रिमेंबरिंग बेस्ड है, यानी कि लोएस्ट लेवल है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? वो भी कॉग्निटिव डोमेन में बेटा। कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सेकंड लेवल कौन सा? नॉलेज से बढ़ के बेटा क्या आ चुका है? अंडरस्टैंडिंग, या इसको बेटा कंप्रीहेंशन भी नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। इसको बेटा कंप्रीहेंशन भी कह सकते हैं जी। Who led the revision of the Bloom taxonomy in 2001 2001 में? जो रिवीजन था वो लॉरेन एंडरसन साहब ने इस रिवीजन की तरफ काम किया था। Which activity best represents the understanding level? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या? अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन। एक कंप्रीहेंशन जब दिया जाता है उसमें सवालों के जवाब तलाश करना बेस्ट एग्जांपल है ये कंप्रीहेंशन की। वन थिंग अनदर कि एक लर्नर जो है, कोई स्टूडेंट, वो एक स्टोरी याद करता है या एक ऐसा याद करता है, उसको उसी तरह छाप के पेपर में रख देता है। ये कौन सा लेवल हो गया? दैट इज प्योर नॉलेज बेस्ड। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहानी याद की, रट के छप दी, प्योर। उसमें खुद से क्रिएटिविटी तो नहीं है ना। हाँ, अगर वो खुद से ऐसे बनाएगा, क्रिएटिव राइटिंग करेगा, तो फिर उसमें क्रिएटिविटी आएगी बेटा ये। नहीं तो उसने बिल्कुल जो कहानी है रट रट के दोबारा छाप के रख दिया, दैट इज लोएस्ट लेवल रिमेंबरिंग योर नॉलेज में आएगा बेटा। आगे चलते हैं बेटा। आगे है अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व। अंडरस्टैंडिंग में क्या? एक्सप्लेनिंग आइडियाज, आइडियाज को एक्सप्लेन करते हो। समराइजिंग पैसेज, जब पैसेज को समराइज करते हो समझ के, दैट इज बेटा अंडरस्टैंडिंग है जी। व्हाट वर्ब इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग? इंटरप्रेट करना, मतलब खुद से आखज करना। जो पैराग्राफ दिया गया है, सवालों के जवाब इंटरप्रेट करो और उनके जवाब दो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग में क्या? एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स मोशन। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है बेटा, सेकेंड लेवल है। आ गया बेटा हमारे पास, दैट इज अप्लाइंग मीन्स जो नॉलेज आपने गेन किया उसको अप्लाई करो। इट मीन्स यूजिंग नॉलेज इन द न्यू सिचुएशन। उसके बाद व्हाट द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। ग्रुप डिस्कशन में बेटा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है जी। अंडरस्टैंडिंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन अ स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन हाउ द फार्मूला वर्क्स। फार्मूला बताना भाई, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करना, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? दैट इज प्योर नॉलेज बेस्ड। और उसी फार्मूले को एक्सप्लेन करना, वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कीवर्ड? अप्लाइंग लेवल। अप्लाइंग लेवल मीन यूज करो, जो आपने नॉलेज गेन किया है, समझ भी लिया है, फिर उसको अप्लाई करो, वो यूज में आएगा, उसके लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम यूजिंग अ नोन फार्मूला। उसको अप्लाई करते हैं भाई, फार्मूला आपको दिया गया है, उसको अप्लाई करो, सेट करके दिखाओ जी। फार्मूले को रटना, याद करना, डिफाइन करना रिमेंबरिंग है, एक्सप्लेन करना अंडरस्टैंडिंग है, उसको अप्लाई करना किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, वो एप्लीकेशन या अप्लाइंग में आ जाता है। अप्लाइंग लेवल इज टेस्टेड व्हेन स्टूडेंट्स यूज फार्मूला इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वो करते हैं जी। विच एक्टिविटी इज कैटेगराइज्ड अंडर अप्लाइंग? कंस्ट्रक्ट ए मॉडल यूजिंग द प्रिंसिपल्स। कोई एक मॉडल बना के दिखाओ, जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि सिमुलेशन वर्क करके दिखाओ, ट्रैफिक मॉडल बना के दिखाओ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मॉडल बना के दिखाओ। वो सिमुलेशन एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं बेटा वो। नेक्स्ट इज बेटा द अप्लाइंग लेवल इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन है, यानी प्रैक्टिकल उसकी जो है अमली शक्ल है बेटा। एनालाइजिंग मीन ब्रेक डाउन द पार्ट्स, ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट्स। उसके बाद देखिए विच इज एन एनालाइजिंग एक्टिविटी? कंपेयर द टू चार्ट्स। टू चार्ट को कंपेयर करो। कंपेयर और कंट्रास्ट में डिफरेंस है बेटा। कंपेयर मीन दो चीजों के दरमियान सिमिलरिटीज को देखना, कंट्रास्ट में डिफरेंसेस को देखना, अगर इंग्लिश के हवाले से बात की जाए बेटा।
सो कंपेयर में क्या है बेटा, सिमिलरिटीज को देखा जाता है बेटा। कंपेयर मीन्स सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान सिमिलरिटीज को देखना। और कंट्रास्ट में क्या होता है बेटा, दो चीजों के मबैन डिफरेंसेस को बेटा देखना। बहुत ही आसान और कंसेप्चुअल बेटा ये डिफरेंस आपको बता रहा हूं रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के हवाले से है बेटा। कंपेयर और कंट्रास्ट में ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। उसके बाद है कि विच वर्ब रिलेट्स टू एनालाइजिंग। जब एनालाइजिंग की बात करते हैं फिर हम क्लासीफाई करते हैं। अभी क्लासीफाई मीन के प्लांट्स को अलग रखो, फिर एनिमल को अलग रखो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग रखो प्लांट्स में, फिर क्लासिफिकेशन करो भाई ऐसे प्लांट्स के जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो जीरोफिटिक्स हैं एंड सो ऑन। फिर उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालाइज कर रहे हैं ना, पार्ट्स में देख रहे हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालाइजिंग, सैम्पल ऑफ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। कोई ब्लड टेस्ट आता है, उसको एनालाइज किया जाता है ना, उसमें फॉर एग्जांपल क्रेटिनिन कितने हैं, सॉल्ट्स कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, ठीक है, और पूरा एक चार्ट आ जाता है। तो इट मीन्स आपने क्या कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है पार्ट्स में, दैट इज बेटा एनालाइजिंग है। नेक्स्ट इज विच वर्ब रिस्पॉन्सेज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, जजमेंटल होता है, ये जज करना, मैंने पहले बताया था। इवेल्युएशन हमेशा जजमेंटल होती है। इवेल्युएटिंग मींस मेकिंग जजमेंट्स ऑन द, कोई सेट क्राइटेरिया है उसके ऊपर जजमेंट्स, फैसला साजी करते हो। राइटिंग रिव्यू ऑफ द बुक, अब इसका मतलब है आपने एक बुक को देख लिया और फिर आप क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, अपने ख्यालात दे रहे हो। इट मीन्स आप क्या करो, इवेल्युएट कर रहे हो ना किसी के काम को, दैट इज इवेल्युएशन बेटा जी। विच इज नॉट इवेल्युएटिंग वर्ब, वो क्लासीफाई नहीं है, क्योंकि क्लासीफाई जो बेटा किसके साथ है, वो दैट इज हमारे पास एनालाइजिंग के साथ है बेटा जी, वो तो एनालाइज करने से है बेटा जी। क्रिएटिंग मीन्स बेटा प्रोड्यूसिंग न्यू वर्क, सो ये क्रिएशन में बेटा आ जाएगा कि जब नया वर्क हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द क्रिएशन लेवल बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज अ की वर्ड फॉर क्रिएटिंग लेवल, वो क्या होता है, बिल्ड होता है बेटा। राइटिंग ए न्यू पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ, आप नई नज्म लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, दैट इज क्रिएशन लेवल है बेटा। सो दैट इज क्रिएटिंग है बेटा। विच टास्क डिमॉन्स्ट्रेट्स क्रिएटिंग, डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ये क्रिएशन लेवल है। द मेन गोल ऑफ द क्रिएटिंग लेवल, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल प्रोडक्शन होनी चाहिए, कोई नया कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्रिएशन लेवल में यही कुछ होता है कि स्टूडेंट्स ने जो कुछ सीखा हुआ है उससे आगे बढ़कर वो नई तख्लीक भी मतलब कर सके। इट मीन्स कि क्रिएटिविटी लेवल जो है उसका पीक लेवल पे होता है और बेस्ट लेवल पे होता है, और वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी होता है क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो कॉपी पेस्ट फॉर्म में नहीं होता बेटा।